हेलो एवरीवन। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है दैट कंटेनिंग द कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में अपने आज बात करेंगे। ठीक है, कन्वेक्शनल जो ओरल डोजेस फॉर्म अपने बनाते हैं, कन्वेक्शनल के कंपैरिजन में जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर अगर हम कोई कंट्रोल फॉर्मुलेशन बना रहे हैं या सस्टेन फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, ठीक है, कन्वेक्शनल के कंपैरिजन में उनके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म या कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, ठीक है, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज वेल एज हम कोई डोजेस फॉर्म बनाने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमारी कन्वेक्शनल डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उनके कंपैरिजन में जो सस्टेन डोजेस फॉर्म है या कंट्रोल डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उनका इफेक्ट किस तरह से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, या वो कैसे किस तरीके से ज़्यादा यूजफुल है हमारे फार्मास्यूटिकल लाइंस के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो उस चीज़ की बात अपने क्या है आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। आज के लेक्चर में जो अपने कंटेंट जो है वो कवर करेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपने जो कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम और सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम ड्रग रिलीज जो प्रोफाइल है कि ड्रग किस तरीके से रिलीज होती है, भले वो कंट्रोल्ड ड्रग हो, ठीक है, भले वो सस्टेन ड्रग हो, किसके कंपैरिजन में जो हमारी पहले से हम ओरल के अंदर यूज कर रहे थे जो पर्टिकुलर कन्वेक्शनल टैबलेट थी या कन्वेक्शनल कैप्सूल थे, उनके कंपैरिजन में इनके रिलीज प्रोफाइल में किस तरीके से फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उस चीज की अपने स्टडी करेंगे। साथ ही साथ अपने देखेंगे कि जो सस्टेन डोजेस फॉर्म है या जो कंट्रोल डोजेस फॉर्म है, ठीक है, उनका क्या एक्चुअल में इंपॉर्टेंस है, उनका क्या एडवांटेज है, ठीक है, और उनका क्या डिसएडवांटेज है जो अपने नॉर्मल डोजेस फॉर्म है उसके कंपैरिजन में। साथ ही साथ अपने बात करेंगे कि अगर हम कोई पर्टिकुलर ड्रग बना रहे हैं तो वो कन्वेक्शनल के कंपैरिजन में वो सस्टेन बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। और एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करते हैं। देखो, एक डायबिटिक पेशेंट को अगर एक टैबलेट, ठीक है, डेली सुबह शाम या दिन में 4 बार खानी पड़ती है, उसकी कंपैरिजन में अपने ये चीज़ जानते हैं कि 4 बार एक दिन में टैबलेट लेना कहीं ना कहीं पे मुश्किल है, ठीक है। उसके कंपैरिजन में अगर हम कुछ इस तरह की डोजेस फॉर्म बना दें, कुछ इस तरह की सस्टेन फॉर्मुलेशन बना दें कि वो 4 बार की जगह पे सिर्फ एक ही बार उसको टैबलेट लेनी पड़े, ठीक है, तो वो किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर ड्रग है, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से ही हम देख पाते हैं, ठीक है। आगे चल के अपने इसकी बात करते हैं कि वो पर्टिकुलर ड्रग सस्टेन बनाना उसका पॉसिबल है, कंट्रोल बनाना उसका पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ में बात करेंगे कंट्रोल रिलीज और सस्टेन रिलीज के क्लासिफिकेशन की, ठीक है। फिर इनका इवेल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। देखो, कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हैं उनको डायरेक्टली तो मार्केट के अंदर दिया नहीं जा सकता, भेजा नहीं जा सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं पे उनका जो है वो उनको क्यूए टेस्ट क्यूसी टेस्ट से पास आउट होकर निकलना पड़ता है, ठीक है। तो क्यूसी में जब उनकी इवेल्यूशन करते हैं तो इवेल्यूशन किस तरीके से किए जाते हैं कन्वेक्शनल के कंपैरिजन में। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस है और एक्चुअल में क्या एप्लीकेशंस है उनकी, कि किस तरीके से वो यूजफुल है आज की डेट में मार्केट में ज्यादा। सबसे पहले अपने बात करते हैं कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एक्चुअल में होते क्या है। डेफिनेशन जो आपको डिस्प्ले हो रही है, ठीक है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने बात करते हैं दैट सस्टेन रिलीज ड्रग्स सस्टेन रिलीज एज ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट अचीव स्लो रिलीज ऑफ ड्रग का क्या स्लो रिलीज ओवर ए एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम एडमिनिस्टर ऑफ ए सिंगल डोज। इसके अंदर एक चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक सिंगल डोज जब अपने कन्वेक्शनल फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं, सबसे छोटा सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि पैरासीटामोल 500 mg हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट कराई, ठीक है। इंसर्ट कराने के बाद, ठीक है, ये एक कन्वेक्शनल की अगर अपनी बात करते हैं, सिंपल डोजेस फॉर्म की बात करते हैं, तो क्या है कि वो आधे घंटे के अंदर बॉडी के अंदर, आपने को पता है कि अगर हम बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कराएंगे ओरल रूट से, वो हमारे जीआईटी में जाएगी, आधे घंटे में वो जीआईटी में डिजोल्व होगी, ठीक है, उसका डिजोल्यूशन हो गया और आधे घंटे बाद उसका कहीं ना कहीं पे क्या शो होने लग गया, रिलीज भी होने लग गया। कहाँ पहुंचने लगी, वो ब्लड में मींस सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने लगी ड्रग, ठीक है। अब वही चीज को सस्टेन डोजेस फॉर्म के अंदर बनाया जाए कि वही एक सिंगल टैबलेट सस्टेन फॉर्म के अंदर बॉडी के अंदर इंसर्ट कराएगी, तो इसके अंदर एक मेन जिसको अपने कहते हैं पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट, कौन सा पॉइंट, द सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट अचीव स्लो रिलीज ऑफ ड्रग, कि वहां पे हम क्या नहीं कर पा रहे थे, वहां पे हम जो पर्टिकुलर ड्रग है उसके रिलीज को रोक नहीं पा रहे थे। ड्रग को बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया, इंसर्ट कराने के साथ ही वो क्या होने लगी, हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो गया उसका, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन के अंदर क्या है कि ड्रग के रिलीज को हमें क्या करना है, रोकना है, उसको कंट्रोल करना है।
ड्रग के रिलीज को एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम तक हमें रोक के रखना है कि इतने टाइम के अंदर उस ड्रग का पर्टिकुलर इतना रिलीज ही होगा। वो कौन सी फॉर्मुलेशन आ गई? वो सस्टेन फॉर्मुलेशन आ गई। और कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट मेंटेन कांस्टेंट लेवल ऑफ ड्रग इन ब्लड एंड टिश्यू फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर ड्रग फॉर्मुलेशन बॉडी के अंदर इंसर्ट कराने के बाद भले वो डिसॉल्व हो जाए, बट हमें क्या है उसका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जब तक वो जाएगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम तक हमें उसका रिलीज क्या है, एक लेवल तक अचीव रखना है। ठीक है, कि एक लेवल तक उसका रिलीज जो है वो अचीव रहे। देखो यही सबसे बड़ा फर्क है सस्टेन के अंदर और कंट्रोल के अंदर। कंट्रोल के अंदर तो एक हमने सस्टेन के अंदर तो अपने एक सिंगल डोजेस फॉर्म दिया, उस सिंगल डोजेस फॉर्म के जो हमने क्या किया उसके रिलीज है उसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, कि लंबे टाइम तक वो रिलीज अपना शो करती रहे। बट कंट्रोल के अंदर क्या हो रहा है कि जो रिलीज हो रही है ड्रग वो एक पर्टिकुलर लंबे टाइम तक अपना जो इफेक्ट है कांस्टेंट लेवल हमारे ब्लड के अंदर मीन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या करके रखे, अचीव करके रखे। इसी चीज को अपने थोड़ा सा ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में अपने बहुत अच्छे से जानते हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर अपने इस ग्राफ को बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं। ठीक है, देखो जो फर्स्ट लेवल है जहां से ये ड्रग दी जा रही है, ठीक है, ये 0 टाइम है यहाँ पे, और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन भी यहाँ पे क्या है 0 है। ठीक है, 2 लाइंस ये आपको डॉटेड लाइंस आपको दिख रही होंगी, जो मैंने इसको डिनोट किया है ब्लू लाइन से। फर्स्ट इज दैट इज MEC मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, सेकंड वन दैट इज द MSC मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है दैट कॉल्ड द थेरेप्यूटिक लेवल, यानी कि ड्रग को अगर उसका पर्टिकुलर ड्रग का जो है वो इफेक्ट हमें बॉडी के अंदर शो कराना है, इफेक्ट को प्रोड्यूस करवाना है, तो हमें जो पर्टिकुलर ड्रग है उसको मिनिमम जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको पार कराना पड़ेगा। अगर वो पार होगी मतलब ये यहाँ से उसका लेवल हमारे प्लाज्मा के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर बढ़ना स्टार्ट हुआ, अगर वो मिनिमम जो सेफ इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उसको वो क्रॉस करेगी तो ही वो क्या है अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करेगी। और जिस पॉइंट के ऊपर वो क्रॉस करेगी उस पॉइंट को अपने क्या बोलते हैं, ठीक है, दैट इज द ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी कि यहाँ पे उस ड्रग ने अपना एक्शन को है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। अगर वो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से नीचे रहेगी दैट मीन कि वो ड्रग वो है वो बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बल्कि वो बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन अचीव जरूर हो चुकी है बट इस लेवल तक अचीव नहीं हुई है कि वो अपना किसी तरह का कोई इफेक्ट शो करे। ठीक है, दूसरे केस के अंदर अगर वो जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा शो कर देती है और मिनिमम जो सेफ कंसंट्रेशन है उसको भी पार कर जाती है, तो एक्चुअल में क्या है कहीं ना कहीं पे हमें ब्लड की क्या देखने को मिल जाएगी, टॉक्सिसिटी वहां पे देखने को मिल जाएगी। अब चलो ये तो एक सिंपल सी बात थी जो अपन ने पहले भी करी है इसके बारे में कंप्लीटली। ठीक है, अब सेकंड बात ये है कि इसने यहाँ पे जो है वो 2 ग्राफ यहाँ पे इसने बना रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ इज फॉर दी जो मैं आपको ये ड्रॉ कर रहा हूँ रेड लाइन साथ साथ। ठीक है, इसके अंदर क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसने लास्ट में लिखा है सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब क्या है कि अगर एक कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म सिंपल फॉर्म के अंदर दी जाती, ठीक है, तो वो अपना एक्शन किस तरीके से प्रोड्यूस करती, मैं यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन में ये चीज ड्रॉ करके बताता हूँ कि अगर एक कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म देते तो कुछ इस तरह से उसका एक्शन प्रोड्यूस होता जो यहाँ पे मैंने ग्रीन लाइट पे डिनोट किया। ठीक है, बट सस्टेन रिलीज के अंदर हमने क्या कर दिया, ठीक है, कि जो हमारे डोजेज फॉर्म है उस डोजेज फॉर्म के अंदर कुछ फॉर्मुलेशन इफेक्ट डाल दो कि कुछ फॉर्मुलेशन में चेंज कर दिया, हो सकता है उसके अंदर कुछ एक्सीपेंट में चेंज कर दिया हो। इस चीज की अपने कंप्लीटली बात आगे चल के करेंगे। ठीक है, इसका बेसिक अपने समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से कुछ चेंजेस लाने के बाद हमने उस ड्रग का जो पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है, उस लेवल को हमने लंबे टाइम तक, ये जो मैंने रेड लाइन से आपको दिख रहा है, हमने क्या है कि पहले जो ये लेवल था बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर खत्म हो रहा था, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को उसने क्रॉस किया, अपना एक्शन प्रोड्यूस किया और साथ के साथ क्या होना स्टार्ट होगी, वो एलिमिनेट होना स्टार्ट होगी। एक पर्टिकुलर टाइम तक वो क्या होती गई, एलिमिनेट होती गई और हमारी बॉडी से पूरी कंप्लीटली रिमूव हो गई। ठीक है, बट सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म के अंदर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं पे जो ये रेड लाइन आपको शो हो रही है, हमने उसका जो लेवल था उसको नॉर्मल लेवल से बढ़ाने की कोशिश करी और उसको लंबे टाइम तक, यानी कि उसका जो पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया, लंबे टाइम तक वो हमारी बॉडी के अंदर बनी रही और बनी रही, जितनी देर तक बनी रहेगी तो एक्चुअल में मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर जितनी देर तक बनी रहेगी
वो अपना इफेक्ट जो एक्शन है उसको क्या करेगी, प्रोड्यूस करके रखेगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन के अंदर इसने क्या किया, जो ये आपको मैं ये येलो लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपको ये चीज दिखा रहा है, ठीक है, ये चीज एक्चुअल में कंट्रोल के लिए बता रहा है अभी। ठीक है, जो येलो लाइन से डिनोट हो रही है यहाँ पे आपके ग्राफ के अंदर, ठीक है, कि उसने जो डोजेस फॉर्म है, एक से ज्यादा डोजेस फॉर्म यहाँ पे देने की कोशिश करी, यानी कि एक डोजेस फॉर्म यहाँ पे दी, वो उसका लेवल आप वापस से नीचे आना स्टार्ट हुआ, नीचे आने के बाद वो जो सब थेरेप्यूटिक लेवल है वहां पे आ गया। ठीक है, आने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जो ये पीक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, वहां पे एक नेक्स्ट डोज दे दी। नेक्स्ट डोज दे दी तो क्या हुआ, पहले सब थेरेप्यूटिक लेवल से नीचे चली गई। ठीक है, मतलब ये जो इसने वैल्यू बताई है यहाँ पे, ये जो इसने डिनोट कर रखी है इस चीज को, जो मैं यहाँ पे येलो लाइन से इसको भर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाई। यानी कि अगर एक लेवल की बात करें कि हमें एक लंबे टाइम तक ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर अचीव करके रखना था, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाई, क्योंकि फर्स्ट डोज हमने दी, ठीक है, ये जो पिंक से मैं डिनोट करता हूं, ठीक है, कि ये यहाँ पे आई, उसने जो है मैक्सिमम जो सेफ कंसंट्रेशन है उसको पार कर दिया, तो एक टाइम पे तो वो टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है। ठीक है, दूसरे टाइम में क्या है, वो जो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है उससे भी नीचे चली गई है, मतलब जो सिंपल इफेक्ट उसको देना था वो भी नहीं दे रही है, इट मीन वो सब थेरेप्यूटिक लेवल से भी नीचे चली गई। दूसरी डोज हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दी, इंसर्ट कराने के बाद क्या हुआ, वही सेम थिंग यहाँ पे हुई। ठीक है, कि जो वहां पे क्या है, टॉक्सिसिटी फिर से प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि उसने मैक्सिमम जो सेफ कंसंट्रेशन है उसके लेवल को भी फिर पार कर दिया। फिर यहाँ पे हमने थर्ड डोज बॉडी उसके अंदर इंसर्ट कराई, फिर हमें टॉक्सिसिटी देखने को मिली, फिर वापस से वो थोड़ी देर में क्या होगी, रिलीज उसका डाउन हो गया, रिलीज डाउन हो गया, तो उससे क्या हुआ, ठीक है, कि वो जो सब थेरेप्यूटिक लेवल के अंदर आ गई। ठीक है, और एक्चुअल में जो ये अप एंड डाउन चलता जा रहा है, ये बॉडी के लिए प्रॉपरली हम मानते हैं कि हार्मफुल हो रहा है। अगर हम ग्राफ से भी बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, हमें कहीं पे तो टॉक्सिसिटी दिख रही है, एक टाइम के बाद उसका इफेक्ट आना ही बंद हो गया, दूसरे टाइम में उसकी टॉक्सिसिटी होने लग गई है। अगर अपने इसको घंटों में बात करें कि पहली डोज 2-2 घंटे बाद 2-2 घंटे के अपने गैप में दे रहे हैं, यानी कि 2 घंटे के बाद एकदम से तो क्या है टॉक्सिसिटी आ गई, और थोड़ी देर बाद ही क्या है, अगले 2 घंटे के बाद क्या है कि वो सब थेरेप्यूटिक लेवल से भी नीचे चली गई। ठीक है, तो फिर इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाया गया, ठीक है, इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोल डोजेस फॉर्म बनाएगी। कंट्रोल डोजेस फॉर्म के अंदर क्या है कि जो ये लाइन है, ब्लू लाइन से मैं डिनोट कर रहा हूं, ठीक है, ब्लू लाइन के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ड्रग है उसको हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया गया, इंसर्ट कराने के बाद उसने क्या है, एक लेवल से बढ़ना स्टार्ट किया, वो सब थेरेप्यूटिक लेवल को पार करते हुए, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को पार करते हुए हमारी जो थेरेप्यूटिक लेवल है, विंडो है, उसके अंदर आ गई। विंडो के अंदर आने के बाद क्या है, एक लंबे टाइम तक वो जो है ड्रग का रिलीज होता गया, यानी कि एक टैबलेट हमने दी, उसके अंदर कुछ इस तरह से एक्सीडेंट डाले कि वो हर 2 घंटे बाद फिक्स रिलीज डोजेस फॉर्म का उसके अंदर दे रहे हैं। ठीक है, आगे चल के अपने पढ़ेंगे माइक्रो कैप्सूल्स के बारे में, नाइजोम्स के बारे में, लाइपोसोम्स के बारे में, कि उनको बॉडी के अंदर इंसर्ट करा दिया, ब्लड के अंदर भी वो चले गए, बट ब्लड के अंदर भी क्या है, एक बार घूम रहे हैं, हर 2 घंटे बाद वो अपना थोड़ा सा रिलीज दे रहे हैं, जिससे क्या है कि बॉडी के अंदर उसकी कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर फिक्स लेवल तक बनी हुई है। ठीक है, और उस कंसंट्रेशन को हम लास्ट में क्या बोल रहे हैं, जीरो ऑर्डर, यानी कि वो जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट हमें वहां पे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं अपने एडवांटेजेस की। ठीक है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में और सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। स्लाइड के अंदर जिस तरह से इसने मेंशन किया, आपने उसी तरीके से थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग दैट इज द इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म की उसके कंपैरिजन में इसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता है। ठीक है, हमें किस तरीके से एब्जॉर्प्शन कराना है, उस तरीके से ही हम क्या है उस डोजेज फॉर्म को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। कि किसी पर्टिकुलर ड्रग के लिए हमने जो है वो बीसीएस क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कि किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसी ड्रग की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, लाइपोफिलिसिटी ज्यादा होती है। उनके कंपैरिजन उसके इफेक्ट के हिसाब से, उसके यूज के हिसाब से, हर पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म की केमिकल नेचर के हिसाब से उसका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब उसका डिसोल्यूशन प्रॉपर तरीके से होगा, डिसोल्यूशन होगा तभी उसका एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, कि उसका हर पर्टिकुलर ड्रग का एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है, और उस एब्जॉर्प्शन को अपने क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ हमने किसी हमारे जो है वो जो एक्सीपेंट हम यूज करते हैं उसके अंदर हमने कुछ डिफरेंस डाल दिया, ठीक है। हम जो पर्टिकुलर जो कोई फॉर्मूला उसको फॉर्मुलेट करने का कर रहे हैं उसके अंदर हमने कुछ क्या है इफेक्ट डाल दिया है, फर्क डाल दिया पिछले वाले डोजेज फॉर्म के कंपैरिजन में, तो हमने जो उसका एब्जॉर्प्शन है उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कोई ड्रग अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती है उसके एब्जॉर्प्शन को भी अपने लेवल में आ सकते हैं, और कोई ड्रग जो है वो बहुत कम एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर भी हम थोड़े से चेंजेस करके उसको भी किसी पर्टिकुलर और चीज़ की हेल्प से हम एक्सीपेंट की हेल्प से हम बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम से पहले एब्जॉर्ब करा सकते हैं, ठीक है। वो कंप्लीटली इस पूरे की पूरे सिलेबस के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चैप्टर हैं, ठीक है। माइक्रो कैप्सूल्स भी है, नायोसोम्स भी है, लाइपोसोम्स भी है, डिफरेंट टाइप्स के ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, उनके अंदर अपने क्या है इन चीजों को बिल्कुल ब्रॉडली और वाइडली पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सेकंड चीज ये बता रहा है कि डिक्रीज लोकल एंड सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट। सबसे बड़ी बात इसके अंदर साइड इफेक्ट की रहती है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर अगर हम इस तरह की डोजेस फॉर्म देते हैं तो जो कन्वेक्शनल डोजेस फॉर्म है उसके कंपैरिजन में इनका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं पे हमें कम देखने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक टाइम में कितनी ड्रग को वहां पे रिलीज कराना है या कितने परसेंटेज को हमें वहां पे पहुंचाना है। मतलब कन्वेक्शनल दिया तो हो सकता है एकदम से ड्रग का लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया, वो लेवल टॉक्सिक लेवल को पार कर गया तो कहीं ना कहीं पे क्या दिखेगा, हमें साइड इफेक्ट दिखेगा। बट हम कंट्रोल के अंदर हम ये देख के चलते हैं, मान के चलते हैं कि वो जो है वो ड्रग के टॉक्सिक लेवल को क्या ना कर पाए, पार ना कर पाए, ठीक है। फिर सेकंड थिंग जो ये सबसे बड़ी बात है, थर्ड थिंग जो थर्ड लाइन इसके अंदर लिखी गई है दैट रिडक्शन इन डोजिंग फ्रीक्वेंसी, कि एक टाइम में एक पर्सन डोज को 4 बार ले रहा था दिन में, अब उसको 4 बार की जगह पे एक ही बार लेनी पड़ रही है, तो क्या है उसका जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या हो जाता है, प्रॉपरली हेल्पफुल हो जाती है ये चीज, क्योंकि एक ड्रग को दिन में 4 बार लेना कहीं ना कहीं पे मुश्किल है कंपैरिजन टू एक बार लेने के, और वो क्या है उसकी थेरेपी प्रॉपरली तरीके से चलती रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है इसने बेटर पेशेंट एक्सेप्टेंस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कि अगर डोजिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कहीं ना कहीं पे पेशेंट इस चीज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। फिर रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन सर्कुलेशन सर्कुलेटिंग ड्रग लेवल्स, वो अपने ग्राफ के अंदर बात कर ली है कि अगर कंट्रोल या सस्टेन दी जाती है तो कहीं ना कहीं पे जो फ्लक्चुएशन है वो हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि हमें डोजिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है इसके अंदर कंपैरिजन टू कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म, ठीक है। और इस तरीके से अगर डोजेस फॉर्म हमारी बॉडी के अंदर दी जाती है तो ऑब्वियस किसी बात है कि जो हेल्थ केयर कॉस्ट है, ठीक है, ओवरऑल जो कॉस्ट होती है उनके अंदर क्या आ जाता है, बिल्कुल कमी आ जाती है, कि हम एक थेरेपी ले रहे हैं दिन में 4 बार टैबलेट ले रहे हैं, उसके कंपैरिजन में दिन में एक बार ले रहे हैं, तो अगर एक मंथ की बात करें तो कहाँ तो हमें 30 दिन में 30 इंटू 4 कितने हो गए, 160 बार हमें टैबलेट लेनी पड़ी, 160 टैबलेट लेनी पड़ी, और कहाँ हमें सिर्फ 30 टैबलेट लेनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं पे जो पूरा ट्रीटमेंट है उससे जो है उसके अंदर क्या है, उसके कॉस्ट के अंदर फर्क आ जाएगा कंपैरिजन टू सिंगल डोजेस फॉर्म विद मोर डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में। और लास्ट में क्या है दैट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स कैन बी इंक्रीज, तो ये आपको कंप्लीटली इसके अंदर अपने बताएंगे कि जब इस तरह की डोज फॉर्म बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर किस तरीके से बायो अवेलेबिलिटी को है हम लास्ट में बढ़ा सकते हैं। बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या है ड्रग का जो इफेक्ट है वो बॉडी के अंदर बढ़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, उससे क्या है पेशेंट जल्दी ठीक होगा, ड्रग जो है वो ज़्यादा बायोलॉजिकल अवेलेबल होगी तो हमें डोजेस फ्रीक्वेंसी भी कम लेनी पड़ेगी, ठीक है, और पेशेंट का ट्रीटमेंट भी क्या है कंपेरिजन जल्दी होगा कंपेरिजन टू कन्वेंशनल डोज फॉर्म, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देखो डोज डंपिंग का इसके अंदर सबसे ज्यादा डर रहता है, ठीक है, कि अगर वो एक दिन बंदा एक दिन में एक ही टैबलेट लेनी है, ठीक है, एक ही टैबलेट एक दिन में लेनी है, अगर वो भूल गया तो मतलब क्या है कि वो पूरी की पूरी जो थेरेपी है उसको मेंटेन करने का, कि एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए हमें 20 दिन का ड्रग को एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर अचीव करके रखना है, ठीक है। अगर इस केस के अंदर वो उस चीज को भूल गया तो देखो ट्यूबरकुलोसिस के केस में मेनली ऐसा रहता है कि डोजेस फ्रीक्वेंसी का इसको बिल्कुल सही रखना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ टैबलेट्स आती हैं जैसे रिफार्मसिन है, ठीक है, रिफार्मसिन वो मानते हैं कि आपको एक दिन में भले ही एक टैबलेट लेनी हो 600 mg की, बट आपने उसको श्योरली लेना ही लेना है। अगर आप उसको भूल जाते हो तो हो सकता है आपकी पिछले 3 महीने की थेरेपी भी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो थेरेपी वो लेवल अचीव ना रह पाए, वो लेवल अचीव ना रहने की वजह से वो क्या है डोज डंपिंग हमें कहाँ पे देखने को मिले, ठीक है, और वो जो पहले हमने सारी की सारी थेरेपी ली है वो थेरेपी टोटली वेस्ट चली जाए, हमें उस थेरेपी को दोबारा से स्टार्ट करना पड़े, ठीक है। फिर डोज एडजस्टमेंट इसके अंदर डिफिकल्ट होता है, ठीक है, कि हमने फॉर एग्जांपल एक पेशेंट ने डोज को 2 बार ले लिया, ठीक है, पहले उसने गलती से ले लिया,
बट 2 बार ले लिया तो उस केस में क्या होगा कि एक डोज के अंदर अगर हमें दिन में एक ही टैबलेट देनी थी, ठीक है, तो उसके अंदर तो क्या हो सकता है कि वो लेवल अचीव हो गया, कॉन्स्टेंट लेवल अचीव हो गया, थेरापेटिक विंडो के पार्ट के अंदर ही रहा वो, बट अगर उसने गलती से 2 डोज ले ली, ठीक है, उस केस के अंदर क्या है कि वो टॉक्सिक लेवल को भी पार कर जाएगा और टॉक्सिक लेवल को पार करने के बाद वो पूरे एक दिन तक उस टॉक्सिक लेवल के ऊपर चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि सस्टेन है अपने आप में या कंट्रोल है तो कहीं ना कहीं पे वो उस अचीव लेवल के ऊपर चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो साइड इफेक्ट क्या है हमें लंबे टाइम तक देखने को मिलेंगे। फिर सबसे बड़ी बात, पेशेंट जब तक एजुकेटेड नहीं होगा, पेशेंट को इस बारे में हमें कंप्लीटली समझाना पड़ता है। अगर अनएजुकेटेड पेशेंट है तो उसके केस में थोड़ा सा रिस्क होता है इस तरह की थेरेपी देने के केस में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात है कि इसका जो इन विवो इन विट्रो कोरिलेशन अपने करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरिजन टू कन्वेक्शनल डोजेस हम अपने उसके अंदर देते हैं, ठीक है। फिर एक चीज अपने लास्ट जो स्लाइड है उसके अंदर अपने कॉस्ट की बात करी थी। ओवरऑल थेरेपी तो हो सकता है सस्ती पड़े, बट सिर्फ आपको 1 या 2 या 4 टैबलेट खानी है तो उस केस में क्या है ये आपको ओवरऑल महंगी पड़ेगी। अगर कन्वेक्शनल टेबलेट 2 रुपए की आ रही है तो कहीं ना कहीं पे ये टैबलेट 5 से 6 रुपए की आएगी, ठीक है। बट अगर आप ओवरऑल थेरेपी की बात करोगे वो इसके एडवांटेज भी है, बट आप 1 या 2 टैबलेट की बात करोगे तो उस केस के अंदर ये कॉस्टली होती है कंपैरिजन टू कन्वेक्शनल डोजेज फॉर्म के, ठीक है। और फिर सबसे लास्ट में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं पे इसके अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं जो इस तरह की डोजेज फॉर्म, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको लंबे टाइम तक फिर थोड़ा सा हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। हमें देखना पड़ता है कि किन रीजंस की वजह से इस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के अंदर स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और फिर इनको क्योर करने में भी लंबा टाइम लगता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि ड्रग सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ओरल सस्टेन डोजेज फॉर्म या कंट्रोल ड्रग सिस्टम के बारे में। क्राइटेरिया की बात करते हैं, 3 क्राइटेरिया के बारे में इसने समझाया है। फर्स्ट दैट इज द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है। सेकंड वन फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, मींस एडीएमई एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। एंड नेक्स्ट इज फार्माको डायनामिक प्रॉपर्टी, किस तरीके से इनकी मतलब इन पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म के अंदर फार्माकोडायनामिक प्रॉपर्टीज किस तरह से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उन चीजों के बारे में अपने इसके अंदर नेक्स्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। फर्स्ट दैट इज द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट किस तरीके का है, उस पर्टिकुलर ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट कम है, ठीक है। हायर मॉलिक्यूलर वेट की है तो उस पर्टिकुलर डोजेज फॉर्म को उतना मॉलिक्यूलर वेट की ड्रग अगर बॉडी के अंदर हम दे रहे हैं, ये मैं आपको सारी की सारी बातें एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। ब्रीफली अपने इनके बारे में हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल चैप्टर के अंदर बात करेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी किस तरीके की उनकी, उनके बारे में भी स्टडी करना है। एक्चुअल में ये जो सारी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज है ये उस ड्रग फॉर्मुलेशन के सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये फैक्टर उनकी फॉर्मुलेशन के टाइम में क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज के, उनकी फॉर्मुलेशन के टाइम में इफेक्ट करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करेंगे, उनकी फॉर्मुलेशन को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। पार्टीशन कोफिशिएंट किस तरीके से है, ड्रग का पीके आयनाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, कितने पीएच पे वो स्टेबल है, कितने पीएच पे वो अनस्टेबल है, हमें उसको स्टमक के अंदर इतने घंटे रोक के रखना है या इतने घंटे रुकेगी, इतने में वो डिग्रेड तो नहीं हो जाएगी, कहीं इस तरीके की ड्रग तो नहीं है कि हमने ओरली उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कराया, इंसर्ट कराने के साथ ही क्या है उसका आउटर शेल कुछ इस तरह सा वो पीएच एनवायरनमेंट में जाने के बाद खराब हो गया। उन चीजों को भी हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात स्टेबिलिटी, अगर ड्रग पीएच के अंदर जो हमारी स्टमक की पीएच है उसके अंदर अनस्टेबल है या हमारे इंटेस्टाइन की पीएच है उसके अंदर अनस्टेबल है, तो हमें कुछ इस तरीके से मूवमेंट रखनी पड़ेगी कि जो हमारी ड्रग है जिस पीएच के ऊपर वो अनस्टेबल है उस पीएच के अंदर वो क्या है बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर रहे। क्योंकि देखो बॉडी के अंदर अगर अपने ड्रग को इंसर्ट कराएंगे तो स्टमक में भी जाएगी, इंटेस्टाइन में भी जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाएगी, लार्ज में भी जाएगी। जिस पीएच के ऊपर वो पर्टिकुलर अनस्टेबल है उस पीएच के ऊपर हम वो ड्रग को क्या है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं ला सकते, उनको हम किसी टेक्निक्स को यूज करते हुए, हम अदर एक्सीपेंट्स को यूज करते हुए, हम कोटिंग को यूज करते हुए, माइक्रो कैप्सूल्स को यूज करते हुए, हम नायोजोम्स को यूज करते हुए या डिफरेंट टाइप्स के हम और तरीकों को यूज करते हुए क्या है उसको उस पीएच के ऊपर अटैच होने से बचाएंगे। वो भी हमारे लिए क्या है एक चैलेंजिंग चीज रहेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिकल एक्सेप्ट ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि अब हमें उसको किस रूट से देना है, ठीक है। सस्टेन रिलीज इस तरह से नहीं है कि सस्टेन रिलीज सिर्फ टैबलेट ही बनाई जा सकती हैं, सस्टेन कंट्रोल कैप्सूल भी आते हैं, सस्टेन कंट्रोल पेरेंट्रल्स भी आते हैं,
डिफरेंट टाइप्स की डोजेस फॉर्म में, सस्टेन फॉर्म में बना सकते हैं, ठीक है। वो चीज हमें डोजेस फॉर्म के आधार पे डिसाइड करनी पड़ेगी, ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें इसको किस डोजेस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कराना है, ठीक है। हमें वही है, वो तीनों चीजें, ओरल रूट है उसको मस्कुलर बनाना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है, आईवी इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, या डर्मल रूट से देना है, वो चीजें क्या है कंप्लीटली इसके अंदर फैक्टर्स के तौर पे काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी। फार्माकोकाइनेटिक मतलब शॉर्टली मतलब ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। एब्जॉर्प्शन रेट है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, एलिमिनेशन रेट कितना है, एलिमिनेशन रेट बहुत ज्यादा तो नहीं है, एलिमिनेशन रेट बिल्कुल ही शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। रेट ऑफ एक्सटेंट किस तरह से, रेट एंड एक्सटेंट किस तरह से, कितनी देर में रिलीज हो रही है, कितनी देर में एलिमिनेट हो रही है, ठीक है, कितनी देर में बॉडी के अंदर रह रही है, कितना उस ड्रग का हाफ लाइफ है, हाफ लाइफ ज्यादा है, हाफ लाइफ कम है, ठीक है। डोजेस फॉर्म इंडेक्स कितने हैं, थेरेप्यूटिक इंडेक्स के अंदर वो ड्रग रह रही है कि नहीं रह रही है। अगर उसका शॉर्ट इंडेक्स है तो कहीं ना कहीं पे हमें रिस्क रहेगा कि वो टॉक्सिक लेवल को पार करके अपनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। उसका उसका बहुत ज्यादा ब्रॉड जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है तो कहीं ना कहीं पे हमें सेफ्टी, वहाँ पे सेफ्टी मार्जिन हमें बहुत ज्यादा मिल जाता है। सेफ्टी मार्जिन शॉर्ट है तो उस केस के अंदर हम क्या करें, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग किस तरह की है, ठीक है, उसके अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, ठीक है, वो ज्यादा तो नहीं है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, या बहुत कम तो नहीं है, उन चीजों सारी की सारी चीजों की हम स्टडी क्या है इसके अंदर करते हैं। और फिर नेक्स्ट है दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स, यानी कि बॉडी जो है वो ड्रग के ऊपर किस तरह से अपना इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है। मतलब हमें उसकी थेरेप्यूटिक इंडेक्स देखनी है, हमें उसकी थेरेप्यूटिक रेंज देखनी है, वो रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, रेंज से बिल्कुल ही नीचे रह रही है इट मीन क्या कि वो कोई एक्शन प्रोड्यूस ही नहीं करेगी, और अगर रेंज से बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है इट मीन क्या कि वो अपना टॉक्सिक प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अपने इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीटली इसको डिस्क्राइब करके अपने इसके बारे में बात करेंगे।